गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा डिले हुआ बिकॉज मेरी एक और क्लास थी जो कि लंबी चल गई इससे पहले। तो आज से हम एनवायरनमेंट का टॉपिक शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट में भी काफ़ी कुछ आपके दे रखा है। एनवायरनमेंट से देखो दो से तीन क्वेश्चन आता है पेपर 3 में मेंस एग्जाम में, और 1 से 2 क्वेश्चन आता है पेपर 1 में भी। बाय द वे पेपर 1 में जो ज्योग्राफी है आपका, तो पेपर 1 ज्योग्राफी में जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी एक सेक्शन होता है, वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी आते हैं। तो इन्वायरमेंट पेपर 1 के लिए भी जरूरी है और पेपर 3 के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो आपका मटेरियल तो देखो बहुत ही बड़ा है, काफी कुछ है मटेरियल में। 122 पेज का मटेरियल है मेरे पास जो इंग्लिश में, और 160 पेज का मटेरियल है हिंदी में। तो पेज आपका एनवायरनमेंट का जो मटेरियल है वो टोटल 160 पेज का है और 3 क्लासेस हैं। इन एनी केस हमको बहुत सारी चीजें हम रियलाइज करेंगे कि हमको मेंस के पर्सपेक्टिव से चीजें पढ़नी है। मेंस में एनवायरनमेंट में आपका पेपर 3 में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन जनरली आता है, और पेपर 1 में 1 से 2 क्वेश्चन आता है आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से। जो ज्योग्राफी सेक्शन है आपका पेपर 1 का, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहला जो टॉपिक दे रखा आपके मटेरियल का, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पहले से पता ही है। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग ये 2 अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले हमको ये समझ लेने की जरूरत है, राइट? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस का जो सांद्रता है वायुमंडल में वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसे गैसेस की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ते जा रही है। इससे हो क्या रहा है कि इससे विश्व का औसत तापमान बढ़ रहा है, और विश्व का जो औसत तापमान बढ़ रहा है उसके कारण जो भी क्लाइमेट में एक बैलेंस था वो बैलेंस जो है खराब हो गया है। और उसका नतीजा ये है कि जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं, मतलब जलवायु में जो एक अति होता है, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, इनकी आवृत्ति बढ़ गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरना शुरू हो जाए। पहले उतना बर्फ नहीं गिरता था, वो भी क्लाइमेट चेंज है बाय द वे। लेकिन मेनली जब हम क्लाइमेट चेंज बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि बाढ़ों की आवृत्ति, सुखाड़ की आवृत्ति, जो पूरा वर्षा जिस तरीके से होती है, औसत वर्षा साल भर का, उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, समुद्र का स्तर बढ़ जाना, समुद्र में हीट वेव आना, धरती पे सतह पे हीट वेव आना, राइट? ऐसी चीजें, इन चीजों को हम कलेक्टिवली क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज जब हम बोलते हैं तो उसमें क्लाइमेट एक्सट्रीम्स, जो क्लाइमेट अभी तक जो देखा गया है पिछले सैकड़ों सालों से जो हम धरती का जलवायु देखते आ रहे हैं, वो धरती का जलवायु जो है वो नकारात्मक, वो चेंज हो रहा है इन द सेंस कि कहीं पे बाढ़ ज्यादा हो रहा है, कहीं पे सुखाड़ हो रहा है, कहीं पे चक्रवात आ रहे हैं, जंगलों में आग लग रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इस चीज, सारे चीज को कलेक्टिवली हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि औसत तापमान जो है वो पूरे के पूरे पृथ्वी का बढ़ते जा रहा है। अब क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए जो सबसे रिस्पेक्टेबल एक रिसर्च पेपर है, वो रिसर्च पेपर पब्लिश करती है आईपीसीसी, राइट? वो आईपीसीसी रिसर्च पेपर पब्लिश करती है जिनके एक आकलन रिपोर्ट आते हैं। पहला असेसमेंट रिपोर्ट, इनका जो पहला आकलन आया था 1990 के आसपास आया था। उसके बाद टोटल 5 आकलन रिपोर्ट आए। अभी रिसेंटली 6ठा आकलन रिपोर्ट आईपीसीसी ने रिलीज किया, और 6ठे आकलन रिपोर्ट में इन्होंने बहुत सारी चीजों पे बात की कि अभी परिस्थिति क्या है, और अगर हमने इस परिस्थिति को सही समय पे नहीं नियंत्रित किया तो हम क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, और कुछ कुछ चीजें इसमें थोड़ी टेक्निकल हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो आईपीसीसी ने सबसे पहले 9 टिपिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है। 9 टिपिंग पॉइंट्स, 9 टिपिंग पॉइंट को आईपीसीसी ने आइडेंटिफाई किया है। आपके मैप में अगर आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन, अगर आप, तो आपके मैप में 9 टिपिंग पॉइंट इन्होंने बना के दिया हुआ है। तो 9 टिपिंग, अच्छा सबसे पहले तो ये समझ लो कि टिपिंग पॉइंट क्या है।
टिपिंग पॉइंट ये है कि अभी तक देखो क्लाइमेट मोर और लेस तो ज्यादा चेंज नहीं होता, चीजें जो है तो ठीक ठाक रहती हैं, करीब करीब एक बैलेंस बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल धरती का हीट बैलेंस अगर हम देखें कि धरती सूर्य से कितना हीट धरती पे आता है और कितना फिर फाइनली धरती एब्जॉर्ब करती है, कितना रिफ्लेक्ट करती है, पूरा एक हीट बैलेंस एक बना हुआ है। लेकिन ये हीट बैलेंस जो है प्रभावित हो रहा है। तो टिपिंग पॉइंट्स देखो क्या होते हैं, टिपिंग पॉइंट्स को समझ लीजिए। टिपिंग पॉइंट्स होता है कि अभी तक जो चीजें चल रही थी, एक थ्रेशोल्ड बना हुआ था कि चलो ठीक है, जैसे मान लो कि तापमान जो है मोटा मोटी तापमान किसी एरिया का मान लो कि गर्मी में हो जाता था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंड में हो जाता था मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फ्लक्चुएशन चल रहा था 40-5। अब धीरे धीरे वो 40 जो है वो बढ़ के होने लगा 45। किसी साल 42 हो रहा है, किसी साल 43 हो रहा है, किसी साल 45 हो रहा है। तो जो औसत तापमान है जो 40 था वो बढ़ते बढ़ते बढ़ के 42-43 हो रहा है। हर साल नहीं होता, किसी साल हो जाता है 42-43, किसी साल 45, एक साल 45 भी पहुंच गया था जो मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो टिपिंग पॉइंट ये होगा कि अब एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा जहां पे जो औसत अभी 40 था, अब औसत मान लो आगे जाके 44 हो गया, कि अब जो तापमान है मैक्सिमम वो पहुंच रहा है 46, 47, 48, 42, 43, औसत 45 है। तो जो 40 पहले औसत था वो औसत 45 हो गया, 5 डिग्री औसत तापमान बढ़ गया। ये बहुत ही खतरनाक चीज होगी और ऐसा हो रहा है बहुत सारे एरियाज में जहां पे औसत तापमान 4-4 डिग्री 5-5 डिग्री से बढ़ गया है। तो टिपिंग पॉइंट का मतलब यह है कि एक माइनर सा चेंज, ज्यादा चेंज की जरूरत नहीं है, बहुत सारा चेंज ऑलरेडी चले आ रहा है पिछले 100 सालों से। जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं, जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन हमने निकाला है, उसके कारण ऑलरेडी जो गतिविधियां, उसके कारण सिचुएशन ऑलरेडी खराब है। अब थोड़ा सा और अगर हम खराब कर देंगे तो हम एक बिल्कुल नए स्टेट में पहुंच जाएंगे, जहां पे हमको जो क्लाइमेटिक रीजन है, जो हम जलवायु को जो हम औसत के टर्म में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमको दोबारा से बदलनी पड़ेंगी। जैसे टिपिंग पॉइंट अगर आप अपना मटेरियल में देखिए, तो आप अगर मटेरियल में देखिएगा तो आपको 9 टिपिंग पॉइंट दे रखा है मटेरियल में। कि अमेज़न का रेन फॉरेस्ट, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में बार बार सुखाड़ आ रहा है, सुखाड़ के कारण आग भी लगता है, आग लगाया भी जाता है, वहां पे लोग जंगल क्लियर कर रहे हैं कृषि के लिए, और सुखाड़ आने के कारण आग लग भी रहा है। अब अमेज़न जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो उसका नुकसान, चाहे मान लीजिए आर्कटिक में जो बर्फ का नुकसान हो रहा है, या अटलांटिक सर्कुलेशन। अटलांटिक सर्कुलेशन क्या है मैं बताऊंगा। बर्फ का नुकसान तो बहुत आसान है समझना, बट अटलांटिक सर्कुलेशन थोड़ा टेक्निकल है, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। कोरल रीफ का नुकसान, बोरियल फॉरेस्ट में आग लगना बार बार। बोरियल फॉरेस्ट का है, टुंड्रा के टाइगा के नीचे जो फॉरेस्ट मिलता है उसको बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। रशिया में, अमेरिका में, नदर्न हेमिस्फीयर में आपको, उत्तरी गोलार्ध में आपको बोरियल फॉरेस्ट मिल जाएगा हायर लैटिट्यूड पे। तो बोरियल फॉरेस्ट में बार बार आग लगना। कोरल रीफ का नुकसान, कोरल रीफ, कोरल विरंजन, जो प्रवाल विरंजन हो रहा है पूरे के पूरे, प्रवाल विरंजन जो हो रहा है पूरे के पूरे संसार विश्व में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जैसे प्रवाल विरंजन हो गया। ग्रीनलैंड में बर्फ का पिघलना। परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट जो मिट्टी का टॉप लेयर जो हमेशा 2 साल तक कम से कम बर्फ जमा रहे उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट का पिघलना। अंटार्कटिक में, वेस्टर्न अंटार्कटिका और ईस्टर्न अंटार्कटिका दोनों में बर्फ का पिघलना। ये सारी चीजें एग्जाम्पल है टिपिंग पॉइंट का, कि इनमें जो अभी परिस्थिति चल रही है, अगर ये परिस्थिति ऐसे चलते रहे तो सिचुएशन इतना खराब हो जाएगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक सेकेंड जरा रुकिए। ओके, सो ये सारे टिपिंग पॉइंट हैं। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या, हम क्या कर सकते हैं? तो हमको सबसे पहले तो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनना पड़ेगा। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना कार्बन आप रिलीज कर रहे हैं उतना ही कार्बन अगर आप स्टोर करें। कार्बन देखो कहीं कहीं पे कार्बन स्टोर होगा, रिलीज होगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बन का स्रोत। कहीं कहीं पे कार्बन स्टोर होगा, उसको हम बोलते हैं कार्बन का सिंक। तो जब स्रोत और सिंक बिल्कुल सेम लेवल पे काम करें, कि स्रोत से जितना कार्बन निकल रहा है, जो सिंक है उतना ही कार्बन स्टोर कर ले, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिटी।
तो हमारा जो नेट इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया वो जीरो हो गया। तो हमको 2050 तक नेट इमिशन जीरो करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट हमको फोकस अब करना पड़ेगा निगेटिव इमिशन पे। निगेटिव इमिशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड अब जो ऑलरेडी वायुमंडल में है उसको किसी तरीके से हम स्टोर करें, कैप्चर करके अगर हम उसको स्टोर करें तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव इमिशन। हम और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमको उसके अलावा बहुत और भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे मिथेन हो गया या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इनको हम नियंत्रित करें, राइट। हम क्लीन फाइनेंसिंग पे फोकस करें, एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी। इसको लेके बहुत सारे समझौते हैं, ये सारी चीजें आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी होंगी। पेरिस समझौता के मेन प्रमुख पहलू क्या हैं ये भी आपने पढ़ा होगा कि लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल हमारा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से औसत तापमान विश्व का ना बढ़े, अगर पॉसिबल हो तो 1.5 डिग्री पे हम कंट्रोल कर लें। 2050 तक हम नेट जीरो इमिशन पे हम काम करें। हम काम करें मिटिगेशन, शमन पे और अनुकूलन पे। तो शमन और अनुकूलन दोनों पे काम करने की जरूरत है। हम काम करें ग्लोबल एक आकलन पे, वैश्विक आकलन पे, कार्बन मार्केट पे। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके आपके मटेरियल्स में जो आगे टॉपिक्स दे रखे हैं उनसे शुरू करते हैं। अब ये रिपोर्ट बात करता है कि अलग अलग जो सुभेद्य ग्रुप हैं उनका क्लाइमेट चेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो इतना डिटेल हर सुभेद्य ग्रुप के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 2 पता होना चाहिए, एक क्लाइमेट रेफ्यूजीज और एक जेंडर और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है, कि शरणार्थियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का और औरतों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अलग अलग जेंडर पे क्लाइमेट चेंज का अलग इंपैक्ट है। तो आप ऐसे समझ लीजिए 2 चीजें। समाज में ऑलरेडी बहुत सारी विषमताएं हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग अमीर हैं। ये विषमताएं बहुत सारे कारणों पे आधारित हैं, बहुत सारे सोशल, सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। जैसे औरतों का परिस्थिति ऑलरेडी समाज में खराब है, वैसे ही शरणार्थी जो है, बहुत सारे विश्व में शरणार्थी हैं अलग अलग कारणों से। जैसे मान लीजिए किसी एक देश में किसी खास नस्ल के लोग, किसी खास एथनिसिटी के लोगों के साथ अगर अत्याचार कर रही है सरकार, तो धीरे धीरे क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, किसी दूसरे देश में भागेंगे। तो इनको रिकॉग्नाइज करने का इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कन्वेंशन है जो कि इनको रिकॉग्नाइज करता है। बट मान लो कि लोग इसलिए नहीं भाग रहे बिकॉज उनके अगेंस्ट अत्याचार सरकार कर रही है, चाहे एक दूसरा ग्रुप कर रहा है। लोग अगर इसलिए भागे कि क्लाइमेट जो है बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, सुखाड़ बहुत ज्यादा आ रहा है, बाढ़ बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जैसे असम में लगातार आजकल फ्रीक्वेंटली बाढ़ आ रहा है, ऐसे ही मराठावाड़ा रीजन महाराष्ट्र में खूब सुखाड़ आ रहा है। तो इसके कारण लोग या तो हो सकता है देश के किसी और पार्ट में भागे, या हो सकता है देश छोड़ के ही भागे। जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं, जो तटीय क्षेत्र पे रहते हैं, वहां पे मान लो धीरे धीरे कोस्टल फ्लडिंग हो रहा हो, वहां पे बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे मेनलैंड की तरफ आएंगे। तो ऐसे रेफ्यूजीज को, शरणार्थियों को रिकॉग्नाइज करने का, इनको पहचानने का, इनके लिए मदद करने का हमारे पास कोई कन्वेंशन भी नहीं है, कोई इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन भी नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये पहचान पाना कि ये सिर्फ क्लाइमेटिक कारणों से हुआ है, ये बहुत मुश्किल है। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बट उसमें क्लाइमेट का कितना रोल था ये पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल है। तो इन सब कारणों से सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड रेफ्यूजीज हैं उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। और उससे भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो सबसे पहले इनको मान्यता प्रदान नहीं होती, और दूसरी चीज कि मान्यता प्रदान तो नहीं है, और दूसरी चीज इनको पहचानना भी बहुत मुश्किल है। जैसे भारत में ही अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग भारत के अंदर ही, जहां पे सुखाड़ बढ़ रहा है, बाढ़ बढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं भारत में, और इसका प्रॉब्लम ये होता है कि फिर ऐसे जो जब लोग आते हैं तो आती है जेनोफोबिक टेंडेंसीज। जेनोफोबिक टेंडेंसीज की बाहरी लोगों को हम हमेशा एक हेय दृष्टि से देखते हैं, हम बहुत सपोर्टिव नहीं होते बाहर से अगर कोई आता है तो शरणार्थी जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इसके रिलेटेड क्या कन्वेंशन है ये सब हमको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। औरतों पे क्लाइमेट और जेंडर का क्या रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें बस आप ये समझ लो, सबसे पहली चीज
कि औरतों का समाज में स्थिति ऑलरेडी मर्दों के मुकाबले उनको बदतर स्थिति है उनकी। उनको एक हेय दृष्टि से देखा जाता है समाज में। जब हम सामाजिक स्टेटस की बात करें तो औरतें नीचे पायदान पे आती हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है वो दो टाइप का इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। पहले तो जो औरतें और लेडीज ऑलरेडी सुभेद्य हैं उनकी सुभेद्यता को बढ़ा रहा है, राइट। और दूसरा जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको और ज्यादा बढ़ा रहा है, नए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, नई समस्याएं क्रिएट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण नई समस्याएं उत्पन्न हो रही औरतों के सामने। और दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग समस्याएं थी वो और ज्यादा बड़ी होते जा रही हैं और एक भयंकर रूप लेते जा रही हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, कुछ कुछ एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज ने एग्रीकल्चर को बहुत प्रभावित किया है, कृषि को बहुत प्रभावित किया है। कृषि की उत्पादकता बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब औरतें ऐसे भी घर में होता था, एक होता था कि लास्ट में खाना खाती थी। अब और उनका जो एक्सेस टू फूड है वो और प्रॉब्लमेटिक है। पानी की कमी होती जा रही है बहुत सारी जगहों में। तो जब रिसोर्सेज की कमी होती है तो क्या होता है, घरों में लड़ाइयां होती हैं। और घरों में लड़ाइयों में सबसे बड़ा विक्टिम कौन होता है, औरतें होती हैं। तो जो घरेलू हिंसा होता है, बहुत बार घरेलू हिंसा ये रिसोर्सेज की कमी के कारण भी होता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे जो आवश्यक चीजें हैं, भोजन, पानी, इनकी जब कमी हो तो वो घरेलू हिंसा का भी रूप लेगा। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस, जहां पे क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा भी बढ़ गई है। नए नए प्रॉब्लम्स भी मर्ज हो रहे हैं। नए प्रॉब्लम्स क्या है कि जैसे मान लो कि जो मर्द हैं जनरली वो घर के बाहर बाहर का काम कर लेते थे, जैसे अब काम है नहीं तो आपको शहर जाना पड़ेगा, रेफ्यूजी तो नहीं बट आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, कहीं और जाके आप जाइएगा, शहरों में काम ढूंढिएगा। तो अब जो ट्रेडिशनली जैसे मान लो कि लकड़ी बटोरना, दूर से पानी लेके आना, ऐसे काम अब औरतों के पास आ गया। तो औरतों को एक पहले तो घर का भी काम करना है, ये काम भी करना है। और जब औरतें, और ऐसे बहुत सारे एरिया सेफ नहीं होते, तो जो ऑलरेडी एक सेक्सुअल अटैक्स होते थे उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। कि औरतों का सिक्योरिटी, जो सुरक्षा है, हमारा समाज तो है ही, समाज ओवरऑल हर जगह घटिया देखो। तो एक जो सिक्योरिटी टू वुमन है, वो भी, औरतों की जो सुरक्षा है वो भी एक नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है। तो इस टाइप की चीजें जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज थे, पहले से जो परिस्थितियां जो ऑलरेडी खराब थी वो और खराब हो गई हैं, सबसे पहली चीज तो। और दूसरी चीज, नए नए और प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो यूपीएससी में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है कि जेंडर और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है। तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि जेंडर और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण औरतों पे क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और जो एग्जिस्टिंग समस्याएं हैं वो कैसे और ज्यादा बड़ी होते जा रही हैं। क्या करेंगे हम, फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हमको औरतों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनेंसिंग करते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, जैसे मान लो हम अगर लोगों को अवार्ड कर रहे हैं कि अगर आप पेड़ लगाते हैं तो हम पैसे देंगे, तो जो भी ऐसे क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होता है वहां पे औरतों का एक शेयर, उनकी आवश्यकताओं के आधार पे काम करने की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमको ग्रामीण विकास की जब हम बात करते हैं तो ग्रामीण विकास में हमको स्वच्छता पे, पानी की उपलब्धता पे, इन सारी चीजों पे हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बिकॉज ये सीधे सीधे औरतों को प्रभावित करती हैं। सबको प्रभावित करती हैं बट औरतों को ज्यादा प्रभावित करती हैं। अगर इनकी उपलब्धता होगी तो जो दूसरी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, वो नहीं होंगी। ये हम लिख सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी को भी ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जो औरतों की आवश्यकताओं को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, औरतों की आवश्यकताओं में ध्यान करके रखा का डेवलपमेंट हो सकता है। तो बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। हमको ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है जो ऐसे प्रॉब्लम्स को समझे और उन प्रॉब्लम्स को समझ के उसके हिसाब से सॉल्यूशन भी ले सके। चाइल्ड राइट पे क्या होगा? तो चाइल्ड राइट पे देखो वही सेम चीजें हैं कि बच्चों के आधार पे बाल अधिकारों पे क्या होगा। तो आप एक लाइन में समझ लेना कि क्लाइमेट चेंज के कारण बच्चे, चूंकि बच्चों का जो ऑर्गन है फुली डेवलप नहीं होता, तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी उन पे ज्यादा होगा। वो ज्यादा जल्दी बीमार पड़ेंगे और ऑलरेडी जो स्पेशली गरीब लोग हैं उनके बच्चे और ज्यादा बीमार पड़ेंगे।
तो और बीमारियों से जो मृत्यु का रिस्क है वो बच्चों में ज्यादा है। तो बच्चे जो हैं वो फिजिकली तो ऑलरेडी वल्नरेबिलिटी, जो स्पेशली जहां पे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत सुभेद्य थे। जलवायु परिवर्तन के कारण वो और सुभेद्य तो हो ही रहे हैं, बच्चे ऑलरेडी सुभेद्य थे, उनकी सुभेद्यता और बढ़ रही है। ये चीज हमको एक पॉइंट बस याद रखना है, इसको अलग से हमको जानने की जरूरत नहीं है। इंडिजिनस पीपल पे, जैसे जो जनजाति लोग हैं, जनजाति हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो देशज व्यक्ति हैं, तो देखो इनको भी अब क्लाइमेट चेंज के कारण, एक्सट्रीम चेंज के कारण इन्होंने तो खुद को अडेप्ट करके रखा हुआ है क्लाइमेट में रहने के लिए, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण अब इनको भी इधर उधर जाना पड़ेगा काम की तलाश में। और वो ऑलरेडी इनके अगेंस्ट काफी भेदभाव होता रहा है समाज में, तो और ज्यादा भेदभाव बढ़ने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसमें मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ और सिर्फ जेंडर और क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको पता होना चाहिए कि जेंडर और क्लाइमेट चेंज का क्या रिलेशन है। और रेफ्यूजी वाला जो क्लाइमेट शरणार्थी हैं वो हमको पता होना चाहिए। वो एज अ फॉर्डर पॉइंट एक बढ़िया पॉइंट है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी हो तो एक फॉर्डर पॉइंट की तरह हम लिख सकते हैं। बट जेंडर और क्लाइमेट चेंज पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, तो वो टॉपिक जो है थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट का एक ब्रेक लेता हूं, बिकॉज मेरी लगातार क्लास थी। ये क्लास लेट मैंने इसलिए किया बिकॉज मैं पिछले क्लास से ही आ रहा हूं, मैंने लंच भी नहीं किया, तो मैं थोड़ा लंच करता हूं। मेरा लंच आ गया है, तो मैं 10 मिनट का ब्रेक लूंगा यहाँ पे। ब्रेक के बाद मैं क्लास को रिज्यूम करूंगा। हेलो, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक है अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, तो बिल्कुल आराम आराम से समझिएगा इसको। तो अगर आप पिक्चर देखें, इफ यू लुक एट द पिक्चर इन द मटेरियल, ये पिक्चर जिसको हम बोलते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन या ताप लवणीय परिसंचरण। तो सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि समुद्र में जो पानी है, सारे के सारे विश्व में जो सारे समुद्र हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े होने के साथ ही समुद्र के पानी जो है ये घूमते रहते हैं, पूरे के पूरे पृथ्वी पर एक घूमते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं महासागरीय धाराएं, ओशन करंट। आपने जो, आई एम वेरी श्योर कि ओशन करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो आपने जो ओशन करंट के बारे में पढ़ा होगा वो आपने पढ़ा होगा सरफेस ओशन करंट की, जो सतह पे जो धाराएं घूमती हैं आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। तो जो सतह पे धाराएं घूमती हैं वो बहुत सारे कारणों पे निर्भर करती हैं, जैसे कि हवा की गति पे निर्भर करती है, सूर्य की किरणों पे निर्भर करती है, बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती है सतही धाराएं। लेकिन सतही धाराओं के अलावा बहुत ही गहराई में भी समुद्र का पानी घूमते रहता है पूरे के पूरे पृथ्वी पर। और ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं डीप ओशन करंट, या इसको थर्मोहलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो डीप ओशन करंट है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों पे निर्भर करता है, पहला तापमान, दूसरा लवणता। सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए थर्मो का मतलब तापमान, हेलाइन का मतलब लवणता, सैलिनिटी। ये सिर्फ 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, सैलिनिटी पे। तो पानी का मूवमेंट कैसे शुरू होगा आप ऐसे समझ लो, एक पिक्चर से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि 2 एरिया है, ये मान लो कि ग्लोबल ओशन है, बहुत ही सिंपल सा एक ये मैं बता रहा हूं। यहां का पानी मान लो जो सरफेस पे था ये डेंस हो गया, इसका घनत्व तो बढ़ गया। घनत्व तो बढ़ने के कारण ये पानी क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। घनत्व तो होगा, ये पानी नीचे आएगा। ये नीचे जब पानी आएगा तो यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को ये जो पानी है इधर से कोशिश करेगा फिल करने की, बट ये जब पानी वैकेंसी फिल करने की कोशिश करेगा तो यहां पे फिर वैकेंसी आ गई, तो ये पानी नीचे से इस वैकेंसी को यहां पे फिल करने की कोशिश करेगा। तो ये एक साइकिल बन गया। ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। तो ये जो मूवमेंट है डीप ओशन करंट, तो ऊपर का जो मूवमेंट है तो देखो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा आपका पवन पे, सूर्य तापमान, बहुत सारी चीजों पे। लेकिन जो ये डीप ओशन करंट है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों पे निर्भर करता है, एक है आपका तापमान, दूसरी है लवणता। तो होगा ये कि जितना ज्यादा तापमान, अगर तापमान ज्यादा हो तो पानी का घनत्व तो जो है वो कम होगा, लवणता ज्यादा हो तो पानी का घनत्व तो ज्यादा होगा। घनत्व तो ज्यादा हो तो पानी नीचे डूबेगी, नीचे जाएगी।
पानी नीचे डूबेगी, और पानी अगर नीचे डूबती है तो फिर पूरा साइकिल ये चलता रहेगा। अब ये साइकिल जो है लाखों साल से चलता आ रहा है। ये जो महासागरीय धाराएं हैं लाखों साल से चलती आ रही हैं, जो कि सतह पे भी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत डीप डाउन भी एग्जिस्ट करती हैं। और देखो दोनों में अंतर है बाय द वे। अगर आप मटेरियल देखें तो आपके मटेरियल में एक टेबल बना के दिया हुआ है कि सतही धाराओं पे और जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है क्या अंतर है। तो जैसे सतही धाराएं जो होती हैं रिलेटिवली फास्ट होती हैं, मतलब जो ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है उसके मुकाबले काफी फास्ट होती हैं। सतही धाराएं करीब 5 से 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमती हैं, बट जो डीप ओशन करंट है वो 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमता है। 1 सेकंड में सिर्फ 1 सेंटीमीटर पानी रिप्लेस होगा। लेकिन द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी जिस मात्रा में डिस्प्लेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जो डीप ओशन वाटर है वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस होता है, जबकि सतह पे जितना वाटर डिस्प्लेस होता है वो कम होता है उसके मुकाबले। अब ये महासागरीय धाराओं का मेन, इससे फायदा क्या होता है, इससे होता क्या है, इनका महत्व तो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो महासागरीय धाराओं का जो सबसे बड़ा महत्व है वह यह है कि धरती पे हीट ट्रांसफर में भूमिका निभाते हैं। विषुवतीय क्षेत्र गर्म है, ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे हैं। तो हीट ट्रांसफर में ताकि ओवरऑल थोड़ा बहुत एक समन्वय बना रहे, एक संतुलन बना रहे, तो विषुवतीय क्षेत्र से जो हाई टेम्परेचर वाटर है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाएगा, वहां के कोस्टल एरियाज को थोड़ा गर्म रखेगा, और जो ध्रुवीय क्षेत्र का पानी है वो थोड़ा विषुवतीय क्षेत्र की तरफ आएगा ताकि इधर के जो कोस्टल एरियाज हैं वो थोड़े ठंडे रहें। तो ओवरऑल एक क्लाइमेट बैलेंसिंग में और हीट ट्रांसफर में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखो जो हीट ट्रांसफर है, क्लाइमेट में सब चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जो तापमान है, तापमान और दबाव एक दूसरे से रिलेटेड है। तापमान से बारिश कैसे होगी, समुद्र का जो सतह का तापमान है वो डिसाइड करता है कि वहां पे साइक्लोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बारिश कैसा होगा, हवाएं किस डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि तापमान का ट्रांसफर यहां से वहां कैसे हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे हो रहा है। तो क्लाइमेट के जो भी हम मौसम के जो भी मेन बिंदु होते हैं वो तापमान का स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण पे निर्भर करेगा। तो ये जो डीप ओशन वाटर मूवमेंट है, इसी डीप ओशन वाटर मूवमेंट को बोला जाता है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। और उसका जो अटलांटिक ओशन में, अगर आप अटलांटिक समुद्र के बीच में, जैसे आप मान लो कि ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट, और फिर उसके बाद यूरोप, यूरेशिया के ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट को अगर आप देखें तो जो अटलांटिक ओशन है, जो अटलांटिक ओशन का जो पार्ट है इस थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का, इसको बोलते हैं हम अटलांटिक ओशन मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ठीक है। अब ये अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पिछले सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है। ये धीरे धीरे इसका स्लो डाउन हो रहा है, धीरे धीरे। तो जो वाटर ट्रांसफर है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। एक सेकेंड जरा रुकिएगा। तो ये अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है ये बहुत प्रमुख मुख्य भूमिका निभाता है ऊष्मा स्थानांतरण में। तो ये रिसेंटली ये देखा गया है कि जो अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है, ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। और ये कमजोर होना देखो बहुत खतरनाक चीज है। और कमजोर होने का बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है। जो सतह तापमान, सी सरफेस टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जहां पे ध्रुवीय क्षेत्रों वगैरह में जैसे बारिश वगैरह होती है तो वहां पे पानी का जो घनत्व है कम हो रहा है। पानी का घनत्व कम होगा तो क्या होगा कि पानी नीचे जाएगा ही नहीं, और पानी अगर नीचे नहीं जाएगा तो फिर ये साइकिल शुरू ही नहीं होगा। तो इन सब कारणों से जो अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है कमजोर होता जा रहा है। और कमजोर होने का फिर नुकसान क्या है
कि जो ऊष्मा स्थानांतरण था वो अब नहीं हो पाएगा, और अगर ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगा तो अभी तक जो भी क्लाइमेटिक चीजें थी, क्लाइमेटिक फिनोमेना था, वो सारी चीजें नकारात्मक तरीके से प्रभावित होंगी। जैसे कि आपके मटेरियल में दे रखा है कि कुछ कुछ इसका जो कॉन्सिक्वेंस है कि यूरोप के क्षेत्र में तापमान और वर्षण में कमी, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में, ग्रीनलैंड क्षेत्र में समुद्र हिम की मात्रा में वृद्धि, यूरोप में शीत ऋतु के दौरान आने वाले तूफान में वृद्धि, अमेरिका में आने वाले हरिकेन और अधिक मजबूत हो सकते हैं। ये सारे कुछ कुछ प्रभाव हैं अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के कमजोर होने के कारण। तो ओवरऑल क्लाइमेटिक जो तटीय क्षेत्रों का जो मौसम है, अगर वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित होता है तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव है, सामाजिक क्षैतिक दूरगामी प्रभाव है। जो लोग कोस्टल इकोनॉमी, जिस कोस्टल एरियाज पे जो डिपेंडेंट होते हैं, उनका जो आजीविका है वो नुकसान होगा। जैसे मत्स्य पालन जो है, मत्स्य पालन वहां पे होता है जहां पे सबसे ज्यादा मत्स्य पालन वहां पे होता है जहां पे गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती हैं, राइट। तो गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं अगर नहीं ठीक से मिले, मान लो कि इनका नहीं मिलेंगी, तो फिर मत्स्य पालन नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगा। तो समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो सकती है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। और एएमएसयू को आईपीसीसी ने एक टिपिंग पॉइंट बोला कि टिपिंग पॉइंट है। टिपिंग पॉइंट मतलब कि ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि मान लो उसके बाद सब चीजें ठीक हो भी जाएं, तब भी एएमओसी वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में स्टोर नहीं होगा, वापस जो इसकी ओरिजिनल स्थिति थी उसमें वो नहीं जा पाएगा। ये बहुत डेंजरस चीज है, ये जो है बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इतना तो ये मेरे हिसाब से एक टेक्निकल टॉपिक है जो कि पता होना चाहिए आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए कि एएमओसी क्या है, अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या है, और इसका क्या रिसेंटली ये न्यूज में किन कॉन्टेक्स्ट में था, ये पता होना चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिस्कवरी किया गया कि हिंद महासागर में जो हाई टेम्परेचर कंडीशन है, उसके कारण एएमओसी को फायदा मिल सकता है कि हाई टेम्परेचर कंडीशन होगा तो क्या होगा, जो हवा ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है वो हवा अब हिंद महासागर की तरफ आएगी। तो हिंद महासागर की तरफ आने के कारण हिंद महासागर में बारिश ज्यादा होगी। अगर हिंद महासागर में ज्यादा बारिश होती है तो जो हवा पहले ध्रुवीय क्षेत्रों में बारिश कराती है वो अब हिंद महासागर क्षेत्र में कराएगी। तो जो पानी का घनत्व है, देखो बारिश जो है फ्रेश वाटर होता है, तो जो पानी का घनत्व है वो पानी का घनत्व ध्रुवीय क्षेत्रों में ज्यादा होगा, और घनत्व ज्यादा होगा तो फिर से वही वाटर नीचे जाएगा, ये साइकिल पूरा का पूरा शुरू हो जाएगा। तो हिंद महासागर में जो राइजिंग टेम्परेचर है उससे एएमओसी को हो सकता है फायदा मिले। तो इस बात पे भी काफी कुछ रिसर्च चल रहा है। तो एएमओसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है और जो आपके एनवायरमेंट पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, खत्म हो गया। मैं यहाँ पे बहुत क्विकली, आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने क्विकली ब्रेक ले रहा हूँ, बट मैं बहुत क्विकली यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। 5 मिनट के बाद क्लास को मैं रिज्यूम करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। लगातार क्लास को हम करेंगे जितना भी हम कर सके, 4:30 बजे तक 2 घंटे लगातार क्लास लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त। क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, हमको कुछ कुछ चीजें तो बस समझनी है। क्लाइमेट फाइनेंस का देखो मतलब क्या है। अगर हमको जलवायु परिवर्तन से लड़ना है तो हमको कुछ कुछ जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कौन कौन से जगह हैं, जैसे मेनली सबसे पहला हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा शमन पे, मिटिगेशन पे, कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसको अगर मुझे कम करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नवीकरणीय ऊर्जा में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं अभी जो पेट्रोल डीजल पे चलती हैं उसके बजाय अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या हाइड्रोजन पे चले। इंडस्ट्री से जो इमिशन होता है, कारखानों से जो उत्सर्जन होता है, उसको हम कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको पेड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो सके। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे हमको काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं शमन के, कि हमको जो मिटिगेशन हमको कम करना है, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को हमको कम करना है। दूसरा जो होता है वो है एडेप्टेशन, कि हमको ऑलरेडी पता है कि क्लाइमेट चेंज का देखो नुकसान तो हो ही रहा है, वी ऑलरेडी नो इट,
तो चीजें जो ऑलरेडी नुकसान हो रही हैं उससे हम खुद को कैसे अडेप्ट करें। जैसे एक सिंपल सी चीज है कि आजकल बाढ़ जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, बाढ़ों का आवृत्ति जो है बढ़ गया है। कोस्टल फ्लडिंग, तटीय क्षेत्रों में स्पेशली बाढ़ काफी बढ़ते जा रहा है। तो हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, ऐसे संरचना में इन्वेस्ट करें ताकि वो फ्लडिंग वगैरह को रेजिस्ट कर सकें, बाढ़ से उनको नकारात्मक प्रभाव ना हो। हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होते जा रहा है, तो हम ऐसे क्रॉप डेवलप करें, फसलों का ऐसा किस्म डेवलप करें जो कि सुखाड़ वगैरह में भी फसल बर्बाद ना हो, राइट, जिसको हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं उन डिस्प्लेस्ड लोगों को वापस से हम रिहैबिलिटेट करें, वापस से पुनर्वास में काम करें उनके लिए। तो ये हो गया एडेप्टेशन। एक और चीज होता है जो कि यहां पे नहीं दे रखा है, बट एक और चीज होता है जिसको हमको पता होना चाहिए, वो होता है लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज मतलब जो क्षति और नुकसान ऑलरेडी हो गया है। एडेप्टेशन तो यह है कि हमने मान लिया है कि कुछ कुछ चीजों को हम अब नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, तो उससे हम कैसे अडेप्ट कर ले हम। तीसरा चीज जो होता है वो लॉस एंड डैमेज का होता है कि जो ऑलरेडी क्षति और नुकसान हो रखा है उस क्षति और नुकसान की भरपाई। जैसे मान लो बहुत सारे जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत जरूरी है, छोटे छोटे जो द्वीप समूह है वो उनका बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो बाढ़ में नष्ट हो गया है। अब ये जो नष्ट है इसके लिए उनको फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट करना, इस जो नाश ऑलरेडी हो रखा है इसके लिए कॉम्पेंसेट करना, और जो ऑलरेडी नाश हो रहा है उसके लिए कॉम्पेंसेट करना, इसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज। इन तीनों चीजों के लिए हमको चाहिए पैसे। पैसे कहां से आएंगे? पैसे आएंगी सरकारों से, प्राइवेट सेक्टर से, या कोई भी सोर्स हो। तो अब इसमें देखो सबसे बड़ा पैसे किसको मिलेंगे, कौन देगा, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उस मुद्दे का जो सबसे पहला पहलू है वो है आपका कि जनरली जो विकासशील देश हैं वो बोलते हैं कि देखो अभी जो जलवायु परिवर्तन है वो तो विकसित देशों के कारण है, जो कि सच भी है। जो विकसित देशों ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत से लेके पूरे के पूरे 20वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी के अंत में जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं 1870 से शुरू हुआ था, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है जिससे विश्व के जो अभी विकसित देश हैं जो रिच हुए, उन्होंने जो गतिविधियां करी, जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, आर्थिक गतिविधियां थी, उसके कारण जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन निकला हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन निकला, उसका प्रभाव हम आज झेल रहे हैं। अब यह देश बात करते हैं कि यहां जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, तो फिर आपने जब से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। आपको स्पेशली डेवलपिंग नेशंस को, जो विकासशील देश हैं, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट में एक समझौता हुआ कि हर साल $100 बिलियन विकसित देश जो हैं विकासशील देशों को देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया है। बस खाली कहने के लिए प्रॉमिस तो कर दिया, बट इस पे कोई कार्यवाही ज्यादा हुई नहीं है। तो इस चीज को बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि देखो उत्तरदायित्व तो सबका है लेकिन अलग अलग है। विकसित देशों का उत्तरदायित्व तो ज्यादा है बिकॉज उन्होंने ज्यादा फायदे भी बनाए हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण, औद्योगिक गतिविधियों के कारण, और फिर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में उनको ज्यादा सहयोग भी देना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो मैक्सिमम पैसा आएगा वो आना चाहिए विकसित देशों से। अब वो पैसा फंड के रूप में हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूप में भी हो सकता है, कि जैसे मान लो आपने किसी टेक्नोलॉजी पे काम किया जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, तो उस टेक्नोलॉजी को आप विकासशील देशों के साथ शेयर कीजिए, ताकि विकासशील देश, और अगर आप बेच रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को तो उसको सस्ते, बहुत कम कॉस्ट में बेचिए, ताकि विकासशील देश भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके जल्दी से जल्दी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि पैसे कहां से आएंगे। अब देशों के पैसे आते हैं सरकार के पास, मान लो, अब सरकार उसको कहां पे इन्वेस्ट करे? सरकार पेड़ लगाए, सरकार कार्बन कैप्चर करे, सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करे, या सरकार लोगों को डायरेक्टली पैसे दे उनके इनिशिएटिव के लिए? ये भी है ना कि जैसे मान लो कोई जनजाति समूह है जिसने जो हर साल खूब सारा पेड़ लगाता है, तो सरकार को उनको पैसे देने चाहिए कि आप क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आप पेड़ लगा रहे हैं, तो सरकार को पैसे देने चाहिए। तो सरकार ये करे तो मॉडल क्या होगा? पैसे किसके हाथ में जाएं, कहां से आए और किसके हाथ में जाएं, कौन से गतिविधियों में जाएं? ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इश्यू है जिसके लिए हमको चाहिए एक्सपर्ट्स,
बट उससे सबसे बड़ा तो यही है कि जो पैसे आए कहां से, इस चीज को हम पहले हम सॉल्व कर ले। एज ऑफ नाउ जो भी विकसित देशों ने वादा किया है वो वादे पे पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, और विकासशील देशों का डिमांड और ज्यादा है। तो विकसित देशों ने वादा किया था कि $100 बिलियन वो हर साल देंगे पेरिस एग्रीमेंट के बाद, बट $100 बिलियन तो क्या 10-20 बिलियन डॉलर भी नहीं दे पा रहे हो। तो ये सब कुछ कुछ मुद्दे हैं क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड। अब इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स दे रखा आपके मटेरियल में। पहला है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके मिटिगेशन और एडेप्टेशन पे काम करे, शमन और अनुकूलन पे जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम करे। होगा क्या कि इससे आप एक रिस्क अपना शेयर करेंगे, सार्वजनिक और निजी। देखो गवर्नमेंट का अपना कुछ वो होता है, गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को लेती है तो गवर्नमेंट के पास अपने कुछ स्ट्रेंथ हैं। जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करने के लिए हमको लैंड एक्विजिशन करना है, भूमि अधिग्रहण करना है, वो गवर्नमेंट करेगी। प्राइवेट सेक्टर का अपना कुछ स्ट्रेंथ है। प्राइवेट टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है इनोवेशन पे, नवाचार पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज पे, इन पे काम करती है। तो दोनों अगर साथ में मिलके क्लाइमेट चेंज से लड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। कि होगा ये कि सरकार का जो सरकार पे जो बोझ है वो शेयर होगा, निजी क्षेत्र जो है वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेगा। तो ये सारे कुछ कुछ फायदे होंगे। ऑलरेडी कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं भारत में या विश्व में भी, इतना हमको डिटेल में नहीं जानना। बट मेनली देखो अभी ये है कि अभी इतने बड़े लेवल पे हो नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज्यादा है नहीं। उसका कारण ये है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के लिए जो हैं, बहुत उसमें अनिश्चितताएं हैं, रेगुलेटरी रिस्क है। प्राइवेट सेक्टर को नहीं पता कि रिस्क अगर शेयर होगा तो कैसे होगा। पता चले अभी तो हम प्रोजेक्ट में इंटर कर गए, बाद में गवर्नमेंट ने एक कर दिया कि नहीं आप एक फाइन होगा किसी कारण से। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा अनसर्टेन है, राइट, इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि आप ऐसे अनप्रिडिक्टेबल चीज के लिए रिस्क अगर आप शेयर करते हैं तो क्या आपके पैरामीटर्स होंगे, कैसे आप वो रिस्क शेयर कीजिएगा, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। ऊपर से आप क्लाइमेट चेंज से अगर आपको लड़ना है तो आप किसी एक चीज पे फोकस करेंगे। जैसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, चलो फॉरेस्टेशन में पेड़ लगाने पे। लेकिन क्लाइमेट चेंज तो देखो बहुत सारी चीजों से बात करता है। सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, सुखाड़ बढ़ रहा है, तो हर के लिए अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाना वो खुद में एक बड़ा जटिल काम है। तो इन सब कारणों से इतना फेमस नहीं हो पा रहा है। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ सेपरेट क्वेश्चन। मैं एक सेपरेट क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन ये एक बढ़िया फॉर्डर पॉइंट है आंसर लिखते हुए। क्लाइमेट फाइनेंस एक मेजर टॉपिक है। अगर क्वेश्चन क्लाइमेट फाइनेंस पे आता है, क्लाइमेट स्मार्ट, क्लाइमेट वित्त पे आता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल की तरह इसको कोट किया जा सकता है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट, जलवायु वित्त पोषण। उसमें जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह जो देश हैं, तो देखो इनको और ज्यादा, अभी अगेन इस पे सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ये एक एग्जाम्पल की तरह आपको पक्के से एग्जाम में लिख के आना है कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स हैं, इसको डेवलपिंग स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, इनको बिल्कुल एग्जाम में लिख के आना ही आना है एक एग्जाम्पल की तरह। ये अलग से इस पे आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। ये देखो ये भौगोलिक रूप से कहां है, समुद्र के बीच में है। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, हीट वेव आता है, चक्रवात आते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन इससे वल्नरेबल है, कौन सुभेद्य है? ये आइलैंड स्टेट्स। इनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज भी नहीं है, बहुत सारा आर्थिक, यहां पे सबसे ज्यादा इनका सबसे जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है टूरिज्म। टूरिज्म पे पैसे, टूरिज्म से जो पैसे इनके पास आए वही पैसे हैं। तो बिल्कुल डिपेंडेंट है बाहरी सहयोग पे कि जो डेवलप्ड नेशंस हो या जो दूसरे कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशन है, ये इनको हेल्प करे। तो इन सब कारणों से जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट है, इनका एक अलग प्रॉब्लम है। तो फिर आजकल इन पे एक अलग से ध्यान दिया जा रहा है कि इनके इकोनॉमी को कैसे हम ग्रीन करें, इनके लिए हम अलग से फंड बनाएं, राइट। और ऐसा फंड बनाया भी जा रहा है, ऐसे फंड एग्जिस्ट करते भी हैं और इस पे अलग से फोकस चल भी रहा है। तो ये टॉपिक अगेन मुझे लगता है कि एक फॉर्डर पॉइंट की तरह ठीक टॉपिक है
इसको अलग से, इस पे आई डो नॉट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, बट एक बढ़िया फॉर्डर पॉइंट बन सकता है। सेम चीज आप आ जाओ कोस्टल सिटीज पे, जो तटीय शहर है, जैसे मुंबई हो गया, राइट, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो जो तटीय शहर है, इन तटीय शहरों पे ये बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट एक्शन से। तो इसके लिए बीएमसी जो है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि मुंबई बीएमसी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए मुंबई क्या कर सकता है। तो वही मेन चीजें देखो, सेम बोले क्लिशेड पॉइंट होंगे कि हमको मिटिगेशन, अडेप्टेशन, शमन और अनुकूलन पे काम करना पड़ेगा। हमको एक पॉलिटिकली, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में एक सहमति बनानी पड़ेगी कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमको पैसे लगाने हैं। एक हमको डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर में हमको काम करना पड़ेगा, जैसे इंडस्ट्री हो गई, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो गई, उनमें इनिशिएटिव, ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल का जो यूज हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का, इन सब पे हमको काम करना पड़ेगा। किस पे सबसे पहले काम करना है, इन सब चीजों पे हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अर्जेंटली कहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं। अगेन आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये अलग से कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट एक फॉर्डर पॉइंट की तरफ हमेशा यूज कर सकते हैं। और कोस्टल सिटी देखो बहुत ज्यादा सुभेदित तो हैं कोस्टल फ्लडिंग के कारण। कोस्टल एरिया में जो फ्लडिंग है, बाढ़ होने की संभावना है, वो बढ़ते जा रही है। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन के कारण जो नमक भला बड़ा पानी है, वो मेनलैंड वाटर का पार्ट बनते जा रहा है। तो धीरे धीरे जो पानी मिलता है वो नमकीन होता चला जाएगा। चक्रवातों से, बहुत ज्यादा बारिश से, सुखाड़ से, इन सब सारी चीजों के कारण इनको काफी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपने रिसेंटली पढ़ा होगा कि बंगाल की खाड़ी और अरबियन सागर दोनों में चक्रवातों की जो आवृत्ति है वो बढ़ते जा रही है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो क्लाइमेट चेंज, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट एक्शन प्लान सिटीज के लिए देखो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेन सिद्धांत क्या होंगे, ये सब बहुत ही क्लिशे पॉइंट है, इसके लिए इतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया क्या कर रहा है देखो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। भारत क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या कर रहा है, तो भारत से रिलेटेड जो प्रेडिक्शंस हैं आईपीसीसी रिपोर्ट में, वो प्रेडिक्शन एक बार देख लेना, काफी काम के हैं। आप सीधे सीधे आईपीसीसी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं आंसर लिखते हुए कि एवरेज टेम्परेचर पिछले 100 सालों में भारत में 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। सी सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है भारत में। जो ग्लेशियर्स हैं, हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियर्स, वो 15% उसमें बर्फ का डिक्लाइन हुआ है। मॉनसून रेनफॉल में पिछले 50 सालों में 6% डिक्लाइन हुआ है। जो हेवी रेन इवेंट्स हैं, जहां पे अचानक से खूब कहीं पे बारिश हो जाता है, वो आपका 75% इंक्रीज हुआ है। जो सुखाड़ है वो भी आपका करीब करीब 1.5% इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे कुछ कुछ मेन फाइंडिंग्स हैं पूरे के पूरे भारत और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है उसके लिए, राइट। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, सी लेवल का बढ़ना, बाढ़ और सुखाड़ का बढ़ना, मॉनसून के बारिश का कम और ज्यादा होना, फॉरेस्ट फायर लगना, राइट, जंगलों में आग लग जाना। तो ये सारी चीजें जो हैं भारत स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। भारत लड़ने के लिए क्या कर रहा है, भारत ने लड़ने के लिए, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपना आईएनडीसी टारगेट लेके आई भारत। वो टारगेट आपको तीनों में पता होने चाहिए कि हम 2005 के कंपैरिजन में 2030 तक हम 33 से 35% अपना इमिशन इंटेंसिटी कम करेंगे। इमिशन इंटेंसिटी का मतलब उत्सर्जन तीव्रता। उत्सर्जन तीव्रता का क्या मतलब होता है कि जीडीपी जिस तरीके से हमारा बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन उतने ही परसेंटेज में नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लो कि जीडीपी 100 से 110 जब हुआ तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन मेरा 1 टन था, तो 110 से 120 होने में 1 टन हमारा नहीं होगा, ये 1 टन से कम होगा। तो पर परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी, इसका ग्रीन हाउस गैस पे क्या वो होता है, रिलीज, ग्रीन हाउस गैस रिलीज पे क्या रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को हम पॉजिटिव नहीं निगेटिव बनाएंगे। जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा सेम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं बढ़ेगा। ग्रीन हाउस गैस इमिशन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर गवर्नमेंट का प्लान है कि 2023 तक हमारा जितना भी एनर्जी आता है
उसमें से 40% एनर्जी हमारा गैर जीवाश्म ईंधनों से होगा। और 2000 आने वाले कुछ सालों में हम 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम इसको स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे? हम पेड़ लगा के, जंगल लगा के। तो ये गवर्नमेंट का देखो टारगेट बहुत एम्बिशियस है। गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को बोला गया था इस टारगेट को रिन्यू करने के लिए। इस COP26 में गवर्नमेंट ने रिन्यू नहीं किया है। तो काफी सारे टारगेट्स पे गवर्नमेंट अभी, इंडिया का अचीवमेंट क्या है ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो NDCD है 3 टारगेट है, हम कहां तक हमने अचीव कर लिया है। तो 2030 तक जो रिडक्शन इन इमिशन इंटेंसिटी है और नॉन फॉसिल फ्यूल है कि गैर जीवाश्म ईंधनों से और उत्सर्जन तीव्रता से, इस पे तो हमने बढ़िया काम करा है। ठीक है, जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो थोड़ा और हमको बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन हाँ वो डेफिनेटली पहले से इंक्रीज हुआ है। बहुत सारे स्कीम्स, इनिशिएटिव्स हैं, नेशनल एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज, CCAP, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, एनर्जी कंजर्वेशन कोड, 2-3 भी याद रख लो तो बहुत ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया COP26 में, जो अभी ग्लासगो में सबमिट हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया है ये देख लो। तो ये तो NDC टारगेट पुराना है। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2070 तक हम क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लाइमेट न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिट कर रहे हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम स्टोर कर लें। टोटल 2030 तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम 500 गीगावाट तक लेके जाएंगे 2030 तक। अभी तक प्लान हमारा था 2023 में 40%, 2030 तक 50% एनर्जी जो है हम वो गैर जीवाश्म, हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आएंगे। फिर हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको हम 2030 तक 1 बिलियन टन से कम करेंगे और कार्बन इंटेंसिटी, इमिशन इंटेंसिटी को हम 45% तक कम करेंगे 2030 तक। तो देखो गवर्नमेंट के टारगेट तो बहुत एम्बिशियस हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं इन एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, जो मेरे हिसाब से काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है मेंस के लिए, कि गवर्नमेंट ने जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अनाउंस किया है इसमें क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला चुनौती है कि अभी भी बहुत सारा ऊर्जा जो है वो हमारा आता है कोयले से। तो इस कोयले से डिपेंडेंसी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लाइमेट चेंज से लड़ना बहुत मुश्किल है। दूसरा, भारत अभी भी गरीब देश है, बहुत सारे लोग अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो अगर आप कोयले से डिपेंडेंसी हटाओगे तो बहुत सारे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं वो नकारात्मक तरीके से प्रभावित होंगी। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बाकी के एनर्जी सोर्सेज में, जो महंगे एनर्जी सोर्सेज हैं, उसको वो एडॉप्ट कर सके। तो भारत जैसे देश के लिए एक हमेशा डिबेट रहता है कि विकास और पर्यावरण, इसमें कैसे हम एक बैलेंस बना के रखें, और वो बैलेंस बनाना काफी मुश्किल होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का इमिशन हमारा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो कृषि क्षेत्र से इमिशन है, चलो हमने फॉसिल फ्यूल हमने हटा लिया, बट कृषि क्षेत्र का इमिशन भी 3rd सबसे लार्जेस्ट इमिशन होता है। अब कृषि क्षेत्र का जो इमिशन है वो हमारा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, स्पेशली धान की खेती के कारण। खूब सारा धान की खेती होती है, उससे बहुत सारा मीथेन निकलता है। जितने पैसे भारत को चाहिए उतने पैसे भारत के पास हैं ही नहीं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो ये सारे कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जिनको पहले ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। एक डेटा हमेशा याद रखिएगा कि भले भारत तीसरा सबसे ज्यादा वो हो, सबसे ज्यादा कार्बन इमिट तीसरे नंबर पे करता है अमेरिका और चाइना के बाद, लेकिन पर कैपिटा इमिशन अगर हम बात करें, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो भारत ग्लोबल एवरेज से भी कम है। इसको हमेशा याद रखिएगा। एनीवेज, जीरो के लिए, नेट जीरो इनिशिएटिव के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी में, हाइड्रोजन में, हमको डीकार्बोनाइजिंग पे फोकस करना पड़ेगा, हमारे जो सिटीज हैं उनको हमको ग्रीनर बनाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर इमिशन जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक क्लाइमेट चेंज से हम नहीं लड़ पाएंगे। क्लाइमेट चेंज लॉ ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, मेंस के लिए आप ऐसे समझ लो, बस खाली इतना याद रख लो फॉर्डर पॉइंट की तरह,
कि कुछ कुछ देशों ने एक लॉ डिक्लेयर किया है कि 2050 तक जो टारगेट है इनका क्लाइमेट न्यूट्रल होने का, तो इसके लिए कुछ कुछ देशों ने बिल्कुल लॉ बनाया है ताकि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो पाए। इसमें जैसे न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन हो गया। तो ये इसको बस एक फॉर्डर पॉइंट की तरह याद रखिएगा, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल। ये इस पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है बट फिर भी ये जरूरी टॉपिक है, इसको आप एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज कर सकते हैं। तो भारत देखो आर्ग्यू क्या करता है कि हम गरीब देश हैं, हमारी जो है अभी आवश्यकताएं हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं, विकास से संबंधित आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है कि जो ये चीपर सोर्स ऑफ एनर्जी है कोयला, इसको हम यूज करें। तो इसके कारण भारत तीसरा लार्जेस्ट इमिटर है। बट अगर हम ओवरऑल, तो आर्गुमेंट्स भारत के फेवर में क्या होंगे कि भारत को क्यों अलाउ करने देना चाहिए, भारत के लिए एक स्पेशल केस क्यों होना चाहिए कि जीवाश्म ईंधनों का यूज करे। तो सबसे पहला कारण यह है कि भारत डिस्पाइट बीइंग सेकंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में हम दूसरे नंबर पे हैं, इमिशन में तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन जो पर कैपिटा इमिशन है उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो हमारा जो टोटल कार्बन बजट है, उस कार्बन बजट के हिसाब से अभी हम और कार्बन आराम से चाहे तो रिलीज कर सकते हैं। और जो हमारे डेवलपमेंटल नीड्स हैं, गरीबी को हटाना हो गया, हमारी जनता को भोजन, ऊर्जा, ये जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं ये प्रोवाइड करने के लिए हमको फॉसिल फ्यूल यूज करना ही करना पड़ेगा, राइट। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या होगा, अगेंस्ट ये होगा कि भारत जो है अपने उत्तरदायित्व से भाग रहा है, उत्तरदायित्व सबका है, भाग रहा है। कोयला जो है इतना रिलायबल एनर्जी सोर्स है भी नहीं, इनफैक्ट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी जो है सस्ते होते जा रहे हैं, और फ्यूचर में जैसे आपको करना ही पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे आना ही पड़ेगा, तो जितना जल्दी कीजिए उतना ही बढ़िया है। और जब आप ऐसे, आपका ग्रोथ जो है ग्रीन ग्रोथ होता है, तो आपका ग्रोथ इंक्लूसिव होता है, कि आपको ऐसे लग रहा है कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, बट ऐसा है नहीं। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि भारत को नहीं है फॉसिल फ्यूल जलाने का। इन एनी केस आपको अगर एक कंक्लूजन लेना हो तो ये तो लिख ही लीजिए कि राइट हो या ना हो, अभी तो भारत की निर्भरता है कोयले पे, लेकिन धीरे धीरे इस निर्भरता को भारत को कम करने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धीरे धीरे हमको इस निर्भरता को कम करने की जरूरत है। कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपके। पहला तो जैसे नेट जीरो इमिशन हो गया। नेट जीरो मतलब टोटल इमिशन जितना है उतना ही कार्बन स्टोर हो रहा हो। निगेटिव कार्बन इमिशन का मतलब होता है कि जितना कार्बन रिलीज हो रहा है उससे ज्यादा अगर स्टोर हो जाए तो ओवरऑल हमारा इमिशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो उसको बोलते हैं हम निगेटिव कार्बन इमिशन। कार्बन बॉर्डर टैक्स ये होता है, ये यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर टैक्स शुरू करा है कि ऐसे देश जहां पे कार्बन इमिशन अभी भी बहुत ज्यादा है, उनसे अगर कोई सामान आता है तो हम उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, ताकि इन कंट्रीज के पास एक वो जाए, मैसेज जाए कि आप कार्बन न्यूट्रल जल्दी से जल्दी बनिए। जैसे भारत इसमें एक देश हो जाएगा। भारत बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है यूरोप में। होगा ये कि अगर ये टैक्स लगा दिया जाए भारत से आने वाले पदार्थों पे, तो ये चीजें महंगी हो जाएंगी, तो जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो सफर करेंगी। तो यूरोपियन यूनियन का एक तरीका है, दो फायदे हैं इसके। एक तो उनका एक तरीका है कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दें, घरेलू इंडस्ट्री को, और दूसरा वो बाहर की जो इंडस्ट्रीज है उनको एक तरीके से एक बता रहे हैं कि आपको कार्बन इमिशन कम करने पे काम करने की आवश्यकता है ही है। कार्बन फुटप्रिंट, कितना कार्बन डाइऑक्साइड किसी एक्टिविटी में रिलीज होता है उसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, जो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहते एटमॉस्फेयर में। एडेप्टेशन गैप का मतलब है कि जितना पैसा चाहिए हमको एडेप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए, और जितना पैसा हम लगा रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन गैप। ग्रीन रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट अप्रोच, ग्रिड अप्रोच, इसका मतलब यह है कि पर्यावरण के साथ साथ हम गरीबी हटाने और जो भी समृद्धि है वो सबके साथ हम शेयर करें, ऐसा जब हम एक पॉलिसी बनाएंगे तो उस अप्रोच को बोलते हैं ग्रिड अप्रोच। तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको थ्रो करना है आंसर लिखते हुए। सिंबल्स आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक हियर। अगर कोई भी डाउट हो बीच में तो आप पूछ सकते हैं, मैं पहले क्लियर करूंगा डाउट और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। ओके, सो हमारे पास वायु प्रदूषण के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। देखो, वायु प्रदूषण पे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। कुछ कुछ फैक्ट्स अगर क्वेश्चन आता है वायु प्रदूषण भारत में जो परिस्थिति है, कुछ कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। आपके मटेरियल में काफी सारे फैक्ट दे रखे हैं। मटेरियल अगर आप देखो तो सबसे पहली चीज ही जो दे रखी है कि एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटीज में 22 जो है भारत के हैं, राइट। तो सोर्सेस क्या है हमारे, उनका प्रभाव क्या है, ये सारी चीजें प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं। अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग प्रभाव। हम ओवरऑल एक थीमेटिकली पढ़ते हैं कि मेन सोर्सेज क्या हैं। तो मेन सोर्सेज अगर हम एयर पोल्यूशन का देखें, वायु प्रदूषण का अगर हम मेन सोर्सेज देखें तो देखो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है आपका और मैं यहाँ पे सिर्फ सोर्स की बात कर रहा हूं। इन्वायरमेंटल रिस्क और ह्यूमन हेल्थ रिस्क वो भी बड़ा सिमिलर सा होता है। सबसे बड़ा सोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है। तो औद्योगिक गतिविधियों के कारण, गाड़ियों के कारण जो कंस्ट्रक्शन डस्ट हो रहा है उसके कारण, फिर नवंबर वगैरह के समय में जो फसल वगैरह जलाते हैं वो सिर्फ नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे साल में अगर हम देखेंगे तो उसका योगदान बहुत कम होता है, लेकिन सिर्फ नवंबर की बात करें तो उसका योगदान काफी ज्यादा होता है। और इनके फिर नुकसान बहुत सारे हैं। फिर सांस लेने में दिक्कत होगा, हार्ट बीट में प्रॉब्लम होगा, अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, कैंसर, प्रीमेच्योर डेथ, लंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होना, हृदय रोगों को और ज्यादा डेंजर बनाना, ये सारी चीजें अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के इंपैक्ट होते हैं। तो अलग अलग पॉल्यूटेंट और उनका इंपैक्ट तो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं डिटेल में। मेंस के लिए हमको एक थीमेटिकली पता होना चाहिए। भारत में मेजर करने का जो तरीका है वो आपका नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट को मेजर करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, अमोनिया। अगेन ऐसी फैक्चुअल चीजें हम प्रीलिम्स के लिए याद रखते हैं। मेंस के लिए भी पता होना चाहिए सब सारी चीजें। ऐसा नहीं कि मेंस के लिए पता नहीं होना चाहिए, मेंस के लिए पता होना चाहिए, बट मेंस में अगर इन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। मतलब उसमें कुछ ऐसे नहीं होगा कि जो आप लिख नहीं पाएंगे, अलग से कुछ कर नहीं पाएंगे। कुछ कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स की एक नॉर्म आया अभी रिसेंटली। गवर्नमेंट जो है, पर्यावरण मंत्रालय का एक नॉर्म आया है। तो देखिए एयर पोल्यूशन में और जलवायु परिवर्तन में, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दोनों में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहां पे हम ये जो दिशा निर्देश हैं, ये जो उत्सर्जन मानदंड है, ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए नहीं है, ये मेनली वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए है। तो थर्मल पावर प्लांट जो है बहुत सारा उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, पार्टिकुलेट मैटर होता है, खूब सारा मर्क्यूरी इनसे इमिट होता है। ये बहुत सारा आपका फ्रेश वाटर जो स्वच्छ जल है काफी ज्यादा यूज करते हैं ये। तो थर्मल पावर प्लांट बहुत ही हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, राइट। बहुत हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं जो कोयला बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आपको ना कुछ कुछ टेक्नोलॉजी में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कि जैसे आपको एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का मतलब है कि आपका जो गैस निकल रहा है उस गैस से आप सल्फर की मात्रा को कम कीजिए। जो फ्लू गैस जो थर्मल पावर प्लांट में आपने एक बड़े बड़े पाइप्स देखे होंगे, पाइप के ऊपर से जो गैस निकलता है उससे आप सल्फर को फिल्टर कीजिए। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कीजिए जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का फायदा यह होगा कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं PM 2.5 और 10 इनको आप कम कीजिए। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आप काम कीजिए सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन पे। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का फायदा क्या होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो इमिशन है वो कम होगा। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे।
अब हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि देखिए हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था 2017 का, गाइडलाइन बढ़ा के गवर्नमेंट ने बोल दिया चलो 2022 तक कर लेते हैं। अब वापस से रो रहे थे कि 2022 तक जो है ये तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोरोना आ गया, तो हमारा तो और नुकसान हो गया है। तो गवर्नमेंट ने पहले तो सोच रही थी कि चलो गाइडलाइन बढ़ा के हम शायद 27-28 कर दें, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली चेंज करा है गाइडलाइन में वो काफी काम का है, कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो गाइडलाइन है ये हम जितने भी थर्मल पावर प्लांट है इस देश में उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया है। पहले जो दिल्ली के आसपास है, जो दिल्ली एनसीआर में है या ऐसे शहरों के आसपास है जिन शहरों का पॉपुलेशन जनसंख्या 10 लाख है, उनको तो देखो 2022 तक ये करना ही पड़ेगा, कोई उनके पास दूसरा वो नहीं, रास्ता नहीं है। इसके अलावा जो ऐसे शहर जहां पे प्रदूषण लेवल ज्यादा है बट वो 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वहां पे, तो ऐसे शहरों को 2023 तक करना पड़ेगा। और उसके अलावा बाकी जो भी थर्मल पावर प्लांट है उनको 2024 तक ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन टेक्नोलॉजीज में, अदरवाइज इन पे काफी बड़ी पेनाल्टी लगेगी। और जो पुराने थर्मल पावर प्लांट हैं जिनमें कुछ करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, उनको हम धीरे धीरे रिटायर करेंगे, उनको हम बंद करेंगे। ये पूरा प्लान है गवर्नमेंट का। अब ये देखिए कितना अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये प्लान में जो पेनाल्टी है वो पेनाल्टी सस्ता है टेक्नोलॉजी के मुकाबले, कि जो टेक्नोलॉजी में थर्मल पावर प्लांट क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम पेनाल्टी ही दे देते हैं, कहे कि टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्ट हमको करना है वो ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि पेनाल्टी को बढ़ाइए, बिकॉज देखो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना जरूरी है बहुत ज्यादा। ये थर्मल पावर प्लांट बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है और इनको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और ये जो पुराने प्लांट्स को एग्जेम्पशन दे रखा है, तो पुराने प्लांट्स को देखो एग्जेम्पशन इसलिए दे रखा है कि गवर्नमेंट का प्लान है कि पुराने प्लांट्स को हम रिटायर कर देंगे, इनको धीरे धीरे हम बंद ही कर देंगे। तो उनको अभी ये सब इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेंस भी नहीं बनता कि जब उनको बंद ही करना है तो इनको क्यों इंप्लीमेंट करें। बट लॉजिक ये है कि जितने दिन तक वो चलेंगे तब तक उतने दिन तक तो खूब सारा पॉल्यूशन करेंगे। तो ये एक इशू है इस गाइडलाइन के साथ। तीसरा एक और प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट पिछले कितने सालों से बढ़ाते आई है गाइडलाइन, वो डेडलाइन बढ़ाते आई है, जो कि बड़ा चैलेंजिंग चीज है। फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्लाई ऐश जो है एक बाई प्रोडक्ट है। थर्मल पावर प्लांट में फ्लाई ऐश जो होता है एक बाई प्रोडक्ट की तरह होता है। ये बहुत ही विषाक्त चीज है, इसमें बहुत ही हेवी एलिमेंट्स, आर्सेनिक, क्रोमियम, लेड ऐसी चीजें होती हैं जो कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन फ्लाई ऐश का फायदा यह है कि आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं, सीमेंट बनाने में, ईंट बनाने में, बहुत जगहों पे फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है, रोड वगैरह बनाने में। तो गवर्नमेंट, चूंकि फ्लाई ऐश तो बाई प्रोडक्ट निकल ही रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या करा है, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी लेके आई है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, कि आपको फ्लाई ऐश जो भी है, फ्लाई ऐश निकल रहा है, उस फ्लाई ऐश को कैसे आपको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके यूटिलाइजेशन पे आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। अब उपयोग में चैलेंज ये है कि काफी महंगा है, पेनाल्टी उतनी ज्यादा है नहीं जितना होना चाहिए, उतना ज्यादा डेटा नहीं है फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन पे। तो ये कुछ कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन देखो इन चुनौतियों को दूर तो हमको करना ही पड़ेगा। तो फ्लाई ऐश अगेन एज अ टॉपिक मैं फ्लाई ऐश को एक फॉर्डर पॉइंट की तरह देखता हूं, रादर देन एक पूरा मेजर टॉपिक अलग से। मैं इसको एक फॉर्डर पॉइंट की तरह देखता हूं। तो एयर पॉल्यूशन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपका ओवरऑल एक थीमेटिकली बहुत ज्यादा जरूरी है। एयर पॉल्यूशन, उससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या रिसेंटली कदम उठाए गए हैं, ये सारी चीजें ओवरऑल ज्यादा जरूरी हैं। बाकी ये जो थर्मल पावर प्लांट वाला था वो ठीक टॉपिक है, पता होना चाहिए हमको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो ओवरऑल थीमेटिकली इंपॉर्टेंट है। स्टबल बर्निंग वगैरह पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक खत्म करके वाटर एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका।
जल और भूमि निम्नीकरण, ये आपका पेपर 3 के लिए भी बहुत जरूरी है और पेपर 1 के लिए भी बहुत जरूरी है। ये पेपर 1 में भी, इस टॉपिक से आपके पेपर 1 में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, जल प्रदूषण और जल की कमी होना, भारत में हम ये दोनों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम दो सेट ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वाटर क्वालिटी और वाटर क्वांटिटी। तो वाटर क्वालिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज है? पॉल्यूशन के कारण। पॉल्यूशन में जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारा खाद्य पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ कचड़े की तरह पानी में जमा है, या इनऑर्गेनिक पदार्थ भी जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल केमिकल, कारखानों से निकलने वाले रसायन, अपशिष्ट पदार्थ, बहुत सारे हेवी मेटल्स, ये सारे पॉल्यूशन का पार्ट हैं। बहुत छोटे पॉल्यूशन भी जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, माइक्रो प्लास्टिक हो गया, ये भी आपका पॉल्यूशन का पार्ट है। इसके अलावा वाटर की स्कार्सिटी भी बढ़ते जा रही है। 2040 तक ऐसा अनुमान है कि 40% जनता भारत में, इनके पास पानी का, पीने का पानी का एक्सेस नहीं होगा, ड्रिंकिंग वाटर इनके पास नहीं होगा। वाटर क्राइसिस के कारण हमारा जीडीपी धीरे धीरे कम होते जाएगा। पूरा मैप अगर आप देखो तो इतना, ये जो रेड आपको जितना ज्यादा रेड दिख रहा है, इसका मतलब यहां पे वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन कितना खतरनाक है। तो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का एक जो बहुत मेजर पार्ट है, वो आपका वाटर स्कार्सिटी से गुजर रहा है, और ये सिचुएशन आने वाले समय में ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये दोनों प्रॉब्लम है, और इन दोनों प्रॉब्लम से रिलेटेड फिर हम एक एक करके कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं हम, और इससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन भी देख लेंगे। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं रिवर पॉल्यूशन, नदियों में प्रदूषण। तो नदियों में प्रदूषण का सबसे पहले तो देखो सोर्स क्या है, हमको सबसे पहले सोर्स पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है। तो बहुत बड़ा सोर्स है वो है आपका इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ। बहुत सारे कारखानों में पानी का यूज किया जाता है, और जो पानी यूज करने के बाद जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको बिना उपचार किए हुए पानी में फेंक दिया जाता है। यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो नदियों का पॉल्यूशन लेवल बढ़ते जा रहा है। गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस टॉपिक पे क्वेश्चन, वो है आपका नमामि गंगे प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे यूपीएससी अलग से क्वेश्चन पूछ सकती है 10 नंबर या 15 नंबर का, नमामि गंगे प्रोग्राम पे। तो नमामि गंगे प्रोग्राम का मेन फीचर हमको पता होना चाहिए कि मेन फीचर क्या है इस प्रोग्राम का। फिर हमको पता होना चाहिए कि गंगा क्लीनिंग पे तो हम देखो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाए हैं। तो वो हमारा क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं बट फिर भी हम क्यों नहीं काम कर पाए हैं। तो ये हमारा क्लियर होना चाहिए, और फिर हम क्या कर सकते हैं इस पूरे के पूरे इशू को सॉल्व करने के लिए। इतनी चीजें हमको पता होनी चाहिए इस टॉपिक में। तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है, मेन मकसद है सरकार का कि जो गंगा और जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उन सबका हम क्लीन करें, उन सबको क्लीन करें। क्लीन करने का मेन मकसद, जब हम बात करते हैं क्लीन करने का, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव देखो 2 है कि एक तो गंगा को वापस से पुनरुद्धार करना, और दूसरा जो गंगा का एक मिनिमम फ्लो है उसको मेंटेन करके रखना। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, एक बार देख लो एक एक करके कि मेन फोकस क्या है इस पूरे के पूरे मिशन का। तो सबसे पहला जो फोकस है वो कि रिवर का, नदी तट का विकास करना। विकास जो है सस्टेनेबल, सतत विकास करना। जो गंगा में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण करना। गंगा के आसपास सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सीवरेज अवसंरचना के कवरेज में सुधार, ताकि गंदा पानी जो है वो डायरेक्टली नदी में ना उसका पार्ट बने। नदी के पानी को क्लीन करना। नदी के आसपास पेड़ लगाना ताकि मिट्टी का क्षरण ना हो। जो नदी में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उनको मॉनिटर करना। गंगा के आसपास जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों का डेवलप करना, लोगों में जागरूकता फैलाना। तो देखो है तो बड़ा नोवेल चीज कि इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है तो बड़े अच्छे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज नदी के किनारे खुल गई, और ये इंडस्ट्रीज
पिछले डेकेड से पॉल्यूट करते आई हैं, तो उन्होंने बिल्कुल मान लिया है कि हमारा अधिकार है कि हम पानी को प्रदूषित करेंगे। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, लेदर इंडस्ट्री हो गया, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, और इनका कोई रेगुलेशन नहीं है। ये कूड़ा कचरा ऐसे नदी में फेंकते हैं बिना ट्रीट किए हुए, पानी बिना उपचार किए हुए फेंक देते हैं, तो इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण नदी का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। कूड़े कचड़े को और पानी को ट्रीट करने के लिए जो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो पर्याप्त अभी है नहीं। तो इन सब कारणों से, और दूसरा ये कि ये इतने सालों से चलता आ रहा है, जितना आप लेट कीजिएगा इंप्लीमेंट करने में, आपका कॉस्ट इंप्लीमेंटेशन का उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इन सब कारणों से इतने सालों हो गए, उसके बावजूद गंगा जो है क्लीन नहीं हो पाई है। तो हमको क्या करने की आवश्यकता है? देखो, सबसे पहले तो हमको ये डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है कि हम लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें गंगा के ट्रीटमेंट के लिए, उनमें जागरूकता फैलाएं, उनके बिहेवियर को चेंज करें। ये हो गया पब्लिक लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल पे क्या करें? हमको स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की आवश्यकता है कि पेनाल्टी के प्रोविजंस हो, रेगुलर मॉनिटरिंग हो। फिर उसके बाद हमको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हमको सीवेज ट्रीटमेंट पे काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम ये सारी चीजें एक साथ नहीं करेंगे, तब तक हम नदी प्रदूषण को नहीं रोक पाएंगे। जो दूसरा टॉपिक दे रखा आपके मटेरियल में, ये बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इस पे भी मेंस में आप आराम से पेपर 1 में भी और पेपर 3 में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टॉपिक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है, मेंस के लिए जरूरी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट की न्यूज में क्यों था? एक ग्लो लिटर पार्टनरशिप शुरुआत की गई है मरीन प्लास्टिक लिटर से लड़ने के लिए, कि ये मरीन में, समुद्रों में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, इसको रोकथाम के लिए एक पार्टनरशिप शुरू हुआ है, ग्लो लिटर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जरूरी नहीं हो, प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं। आप ये समझ लो कि सोर्सेस क्या है, जो मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसका सोर्स क्या है। तो बहुत सारे देखो सोर्सेज है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ठीक है। टूरिस्ट एक्टिविटीज, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पानी बॉटल वगैरह ऐसे फेंक के चले जाते हैं। बड़े बड़े जो सिटीज बना रखी हैं, सिटीज तो हमने बना दिया, लेकिन हमने सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। तो जो भी कूड़ा कचरा, प्लास्टिक रिलेटेड कूड़ा कचरा है, सब वो फाइनली वो समुद्र का पार्ट बन जाता है। उससे भी जो सबसे बड़ा डेंजरस है वो है बहुत माइक्रो प्लास्टिक का उपयोग। माइक्रो प्लास्टिक, जहां पे बहुत सारी चीजों में, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में माइक्रो प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ये माइक्रो प्लास्टिक जो कि बहुत छोटे होते हैं, 1 मिलीमीटर साइज के होते हैं, 1 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर साइज के जो प्लास्टिक होते हैं, ये फाइनली इनको फिल्टर कर पाना और ज्यादा मुश्किल है। तो ये धीरे धीरे जाके समुद्र का पार्ट बन जाते हैं, और ये सबसे डेंजरस है छोटे से छोटे स्पीसीज के लिए भी। तो इन सब कारणों से देखो ओवरऑल बहुत ज्यादा नुकसान है पूरे के पूरे समुद्र के इकोसिस्टम पे। जैसे कि बहुत सारे स्पीसीज मर रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस को एक नया सोर्स मिल गया है, नया एक बेस मिल गया है जहां पे वो खूब बढ़िया से सरवाइव कर सकते हैं। मूविंग वाटर में बैक्टीरियाज और वायरसेस के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक फ्लोटिंग प्लास्टिक पे, प्लास्टिक जो फ्लोट कर रहा हो, वहां पे सर्वाइवल फिर भी आसान है। प्लास्टिक का जो एक बड़े बड़े कचड़े जमा हो रखे हैं कुछ कुछ जगहों पे समुद्र में, जैसे एक सबसे फेमस आपको नाम जो याद रखने की जरूरत है वो है आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक जायर है, जायर जहां पे बहुत सारे ओशन करंट कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे से आके मिलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक आ गया वो कचड़ा बनते चले जाएगा। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में लाखों किलो प्लास्टिक जो है यहाँ पे जमा हो रखा है। इसके अलावा अगर देखो प्लास्टिक पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है फूड और हेल्थ पे भी, कि जो मछलियां हैं वो माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम कर सकती हैं और उनके थ्रू ये पूरा फूड चेन का पार्ट बन जाएगा। तो जिससे, और मान लो अगर वो इंसान भी अगर वो उन मछलियों को खाते हैं तो हम भी प्रभावित होंगे और बाकी के जानवर तो प्रभावित हो ही रहे हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन से क्या होगा? टूरिज्म कम होगा, जो बीच है उनका क्लीनिंग, बीच को क्लीन करना ज्यादा से ज्यादा महंगा होते चले जाएगा, टूरिज्म आपका प्रभावित होगा, तो आपका इकोनॉमिक लॉस भी है।
तो ओवरऑल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के, वो पर्यावरण को लेके भी नुकसान है, वो तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन साथ में आपको ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है या इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट है, ये चीजें भी जब आप लिखेंगे तो और ज्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। बहुत सारे कन्वेंशन है इसे लड़ने के लिए। कन्वेंशन हमको प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं, मेंस के लिए बस एक दो नाम खाली याद रख लो। मरपोल याद रख लेना, मरपोल कन्वेंशन मोर देन सफिशिएंट है। या ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो अभी न्यूज में था, ये याद रख लो। ये दो अगर याद रख लो तो बहुत है, इससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं ग्राउंड वाटर पे। भूजल का निष्कर्षण। भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बहुत सारे शहर स्टेट्स में तो बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऐसी जगहों पे, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बाकी के भी राज्यों में धीरे धीरे ग्राउंड लेवल जो है कम होते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रॉपर गाइडलाइन लेके आई है कि जिन जिन इंडस्ट्रीज में या जिन एक्टिविटीज में ग्राउंड वाटर का उपयोग होता है उसको हम कैसे रेगुलेट करें। तो इसके लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एक गाइडलाइन लेके आई है। प्रॉब्लम यह है कि गाइडलाइन सबसे पहली चीज एग्रीकल्चर के लिए नहीं होगा, एग्रीकल्चर के लिए गाइडलाइन वैलिड नहीं है। तो एनीवेज इस गाइडलाइन के जो मेन फीचर है वो पता होना चाहिए आपको कि मेन फीचर क्या है। मेन फीचर यह है कि कोई भी इंडस्ट्री शुरू करने से पहले अगर कोई पानी ग्राउंड वाटर का यूज करना चाहता है तो उसको पहले एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंसर्न अथॉरिटी से। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना कोई भी इंडस्ट्री आप शुरू नहीं कर सकते। और स्पेशली ये जो एनओसी है ये बड़ी इंडस्ट्रीज, ऐसे एरियाज में जहां पे ग्राउंड वाटर ऑलरेडी खराब लेवल पे है वहां पे बड़ी इंडस्ट्रीज को तो मिलेगा भी नहीं। छोटी इंडस्ट्रीज को फिर भी ग्रांट कर दिया जाएगा, बड़ी इंडस्ट्रीज को मिलेगा भी नहीं। बट कुछ कुछ जो चीजें जिनको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, जैसे सबसे पहला तो एग्रीकल्चर ही हो गया। जो पानी पीने का जो सप्लाई लाइन होता है उसको लेने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर को लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत कम पानी का उपयोग करती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज, उनको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एक शुल्क लेगी निष्कर्षण और पुनर्स्थापन के लिए। जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल सोसाइटीज को सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पे काम करने का मतलब यह है कि बहुत सारा पानी जो उपयोग होके बर्बाद होता है उसको आप रिसाइकल करके यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका पानी जो सीवेज के थ्रू बह के इधर उधर चले जाता है तो आप सीवेज ट्रीटमेंट पे यूज कीजिए ताकि पानी को आप रिसाइकल करके, जो ऐसे छोटे मोटे काम हैं जहां पे बहुत स्वच्छ पानी की आवश्यकता नहीं, जैसे सिंचाई करना हो गया, गाड़ी का क्लीनिंग हो गया, सोसाइटी का, इनमें आपको ये जो ट्रीटेड वाटर है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जो वेटलैंड वगैरह हैं उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है इस गाइडलाइन के अंतर्गत। जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उनका संरक्षण आवश्यक है। फाइनली अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी भी तरीके से ग्राउंड वाटर को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है तो उसको काफी सारा पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ मेन फीचर्स है गाइडलाइन का। बट प्रॉब्लम यह है इस गाइडलाइन के साथ, ये सबसे पहली चीज कि कृषि क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर आपका एक्सट्रैक्ट करता है, वो उसको छूट मिली हुई है। स्टेट जो है वो पानी जो है वो जल जो है वो राज्य सूची का एक विषय है और यहां पे गाइडलाइन आया है एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मेन इश्यूज हैं। बट चलो इन इश्यूज को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो आई एम वेरी श्योर, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे प्रॉब्लम जो अभी ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है, ये दानव प्रॉब्लम दैत्य बन जाएगा और उसको कंट्रोल करना फिर करीब करीब असंभव हो जाएगा। अर्बन वाटर बॉडीज, शहरों में बहुत बार आपने देखा होगा झील होती है, नदी होती है। तो इन जनरल पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण तो हर जगह है, बट जो शहरों के बॉडीज हैं उन तो बहुत ज्यादा प्रदूषित हैं। इतनी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी,
रिवर, शहर नदी के चारों तरफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी, नदी को हम बिल्कुल अपना हमने कचरा फेंकने का जगह बना लिया है, नदी का जो पूरा फ्लड प्लेन है उसको हमने इंक्रोच कर लिया, अतिक्रमण कर लिया है। तो इन सब कारणों से माइनिंग एक्टिविटीज, बहुत सारा खनन जो होता है नदी के, जैसे बालू का ही खनन हो गया, इन सब एक्टिविटीज से जो नदी पॉल्यूशन, शहरों में जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, वो बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे जो राज्य सरकारें हैं उनका बिल्कुल गोल है कि हम इसके लिए हम क्या करें। तो जो वाटर बॉडीज हैं, जो शहरों में झील और नदी हैं, इनको, अगर शहर नदी के आसपास बसा हुआ है तो नदियों का पुनरुद्धार करना, शहर के अंदर अगर कोई झील है तो उस झील का पुनरुद्धार करना, इस पे गवर्नमेंट अलग से फोकस कर रही है। वाटरशेड डेवलपमेंट पे, एकीकृत जल संग्रहण क्षेत्र का विकास, की जो बारिश वगैरह का पानी है, इन जनरल जो भी पानी है, बह के कहीं एक जगह जमा हो सके, ताकि उस पानी को हम यूज भी कर सकें या उस पानी से हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद कर सकें। अर्बन वाटर बॉडीज पे जो इंक्रोचमेंट है कि लोगों ने जाके फ्लड प्लेन में अपना घर बना लिया है इलीगल तरीके से, उस अतिक्रमण को रोकना। ऐसे सरफेसेस जो कि पानी को अंदर नहीं जाने, जैसे रोड, बहुत सारा रोड बन गया, राइट, तो रोड बनने से क्या होगा कि पानी जो है वो ग्राउंड वाटर का पार्ट नहीं बनेगा। तो इसको कम करना या इसको रिड्यूस करना, इन सारे, ये सारा फोकस है, ये सारी चीजें हमको करने की आवश्यकता है, तभी हम अर्बन बॉडीज, वाटर बॉडीज को हम रिकवर कर पाएंगे। जल जीवन मिशन अर्बन, गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले शुरू किया था रूरल मिशन। तो इसका बस आपको मेन फीचर पता होना चाहिए, इस मिशन का मेन फीचर क्या है। तो गवर्नमेंट ने शुरू किया था रूरल मिशन। रूरल मिशन का मकसद यही था कि हर घर में नल से पानी जाए। तो ऐसे ही अर्बन मिशन गवर्नमेंट ने शुरू करा है। तो मेन फीचर्स क्या है कि सबसे पहले तो इस मिशन के लिए जो पैसे होंगे, पैसे चलो बात की बात है, पैसे बात की बात है, सबसे पहले चीज तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक हर घर में जल उपलब्ध हो, पानी सप्लाई हो, टैप कनेक्शन हो, नल से कनेक्शन हो, सीवर से कनेक्शन हो। जल निकाय, जो भी शहरों में, जो अभी जो थोड़ी देर पहले अभी हम बात कर रहे थे, इसे लास्ट वाला जो टॉपिक है कि जो शहरों में नदी और झील है उनका पुनरुद्धार करना, ये सारी चीजें मेन ऑब्जेक्टिव है इस पूरे स्कीम का। तो स्कीम की फंडिंग कहां से होगी? तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको तो 100% फंड सेंटर से आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का 90%, और बाकी 50% और 25% डिपेंड करता है कि कौन से शहर की हम बात कर रहे हैं। तो इतना डिटेल में हमको कितना परसेंटेज, कितना, ये हमको नहीं जानने की जरूरत है। आप एक लाइन में इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट भी सहायता देगी। आउटकम बेस्ड फंडिंग होगा, मतलब फंडिंग एक साथ, मान लो 100 करोड़ का बजट है, एक शहर को हमने डिसाइड किया कि मान लो इनको 10 करोड़ रुपए चाहिए इस मिशन के लिए, तो 10 करोड़ रुपए एक साथ नहीं मिलेगा, पहले आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको 2 करोड़ रुपए को आपने कैसे इन्वेस्ट किया है उसके आधार पे, उसको देख के 4 करोड़ रुपए बाद में मिलेंगे, और उसको देख के फिर बाकी के 4 करोड़ सबसे लास्ट में मिलेंगे। तो एक साथ सारे पैसे नहीं मिलेंगे। तो आउटकम बेस्ड फंडिंग है कि आप आउटकम दिखाइए, उसके हिसाब से आपका फंडिंग होगा। इसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेंगे। बहुत सारे जो ग्लोबल लेवल पे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज किया जा रहा है उनका हम उपयोग करेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, और हम एक, जैसे एक स्वच्छ सर्वेक्षण होता है वैसे ही हम एक पेयजल सर्वेक्षण कराएंगे कि पानी सबको अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारे मेन फीचर्स हैं। ये मेन फीचर अगर आपको पता है तो मोर देन सफिशिएंट है आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। बाकी रूरल मिशन का भी दे रखा है आपका कुछ मेन फीचर्स। लैंड डिग्रेडेशन, इसमें यूपीएससी ने पिछले साल ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इस साल तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमको लैंड डिग्रेडेशन के बारे में कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। तो लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण, ये दोनों थोड़ा सा एक टेक्निकल डिफरेंस है। जब सूखे क्षेत्र में, राइट, जब सूखे क्षेत्र में भूमि का निम्नीकरण हो, जिसको हम शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं, कि शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में जब भूमि का निम्नीकरण हो तो उसको बोला जाता है मरुस्थलीकरण। और निम्नीकरण का क्या मतलब है? निम्नीकरण का मतलब है कि जो लैंड एज अ इकोसिस्टम, भूमि को एज अ पारितंत्र हम देखते हैं,
वो पारितंत्र जो खूबियां हैं, गुण है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएं। जब जैसे भूमि जाना जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, अगर वो पौधों के लिए, भूमि जाना जाता है बहुत सारे अपने भूमि पे आधारित जो बायोडायवर्सिटी है उसके लिए, अगर ये सारी चीजें अगर ना कर पाए, जैसे उत्पादकता कम हो जाए, बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो, तो ये सारी चीजों के कारण जो होंगी इसको हम बोलेंगे लैंड डिग्रेडेशन। और यही भूमि निम्नीकरण जब शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है तो उसको हम बोलते हैं मरुस्थलीकरण। अब मरुस्थलीकरण है और जलवायु परिवर्तन ये बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर है, एक फीडबैक लूप है कि जितना ज्यादा मरुस्थलीकरण होगा उतना ही जलवायु परिवर्तन होगा, और जितना ज्यादा जलवायु परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा मरुस्थलीकरण होगा, जो कि आपके मटेरियल में बड़े अच्छे से समझा भी रखा है। तो मरुस्थलीकरण के देखो मेन कारण क्या है? अत्यधिक एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह का उपयोग, उर्वरक, कीटनाशकों का बहुत ज्यादा अत्यधिक उपयोग, बहुत ज्यादा पानी का उपयोग, जो सिंचाई है उससे भी क्या होता है, नमक की मात्रा बढ़ती है, उससे भी आपका भूमि का निम्नीकरण होता है। ओवर ग्रेजिंग, जो जानवरों को खिलाने के लिए जो ग्रेजिंग किया जाता है वो भी अगर बहुत ज्यादा हो तो इकोसिस्टम्स, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स है वो खुद को रिकवर नहीं कर पाएंगी। ओवर ग्रेजिंग, झूम कल्टीवेशन, जला के खेती करना, यह भी मरुस्थलीकरण का एक बहुत बड़ा कारण है, राइट। तो ये सब मेन कारण होते हैं मरुस्थलीकरण के। बाकी नेचुरल कारण भी हैं, जैसे मान लीजिए कि विंड इरोजन के कारण, रेत जो रेतीली हवाएं चलती है उसके कारण भी निम्नीकरण हो सकता है। तो इसका देखो इंपैक्ट भी फिर बहुत ज्यादा है कि आपका प्रोडक्टिविटी लैंड का कम होगा। प्रोडक्टिविटी कम होगा तो क्या होगा, सीधे सीधे खाद्य सुरक्षा आपकी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगी। ऑलरेडी जो सोसाइटी में विषमताएं हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी। जितना ज्यादा मरुस्थलीकरण होगा, हो सकता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस जो नहीं सर्वाइव कर पाते अब सर्वाइव करेंगे, तो जो जूनोटिक डिजीजेज या फूड बॉर्न डिजीजेज हैं उनका संभावना बढ़ते चले जाएगा। आपका बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता में घटोतरी आएगी। तो ऐसे कुछ कुछ नुकसान जो हैं वो मरुस्थलीकरण और भू निम्नीकरण के होते हैं। तो देखो गवर्नमेंट वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है जो आपको पता होना चाहिए वो है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बॉन्ड चैलेंज पता होना चाहिए। बॉन्ड चैलेंज आपके मटेरियल में जो दे रखा है, अन्य पहल में जो सबसे पहला टॉपिक है बॉन्ड चैलेंज, इसको याद रख लेना। भारत यूएनसीसीटी का सिग्नेटरी है और भारत ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे हमारा एक नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, संयुक्त वन प्रबंधन या राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। इनमें कहीं ना कहीं से हर इस मिशन में एक फोकस जो है वो इस बात पे है कि हम भूमि निम्नीकरण का कैसे रोकथाम करें और मरुस्थलीकरण का कैसे हम रोकथाम करें। तो फिर फाइनली हमको और क्या क्या करने की जरूरत है? तो अगर हमको प्रॉब्लम्स पता है कि क्यों भूमि निम्नीकरण हो रहा है तो हम उसी हिसाब से सॉल्यूशन भी ले सकते हैं कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री पे इन्वेस्ट करें, कृषि वानिकी पे, जो ऑलरेडी पुराने टाइम पे जो एक इंडिजिनस नॉलेज था। जमीन जब बंजर पड़ता, जमीन जब बंजर होना शुरू हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए? तो इस इंडिजिनस नॉलेज को, स्थानीय और देशज ज्ञान को, इसका उपयोग करें। सैकड़ों सालों से लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सुखाड़ पहला बार और भूमि का बंजर होना पहली बार कुछ हो रहा है, तो बहुत पहले भी हो रहा है, लेकिन अभी बस यही है कि उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है और भूमि खुद को रिकवर नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसके लिए पुराने समय में क्या करते थे, उन सॉल्यूशन को आप मॉडर्न तरीके से अपनाइए। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपकी ऐसी हो कि वो जलवायु नुकसान, जलवायु जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा उर्वरक, बहुत ज्यादा कीटनाशक, बहुत ज्यादा पानी, इन सब चीजों का उपयोग ना हो। धीरे धीरे जो लैंड, जो जमीन ऑलरेडी जिसका इकोसिस्टम काफी ज्यादा पारितंत्र खराब हो चुका है, उसको वापस से हम रिस्टोर करें और जंगल वंगल लगाएं। ये सारी चीजें जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इस मुद्दे को, इस पूरे के पूरे इशू को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो पिछले साल क्वेश्चन एक बार आया था, पिछले साल ही आया था, तो इस साल तो पता नहीं कितना वो है, बट फिर भी पता होना चाहिए।
तो मैं कुछ कुछ टॉपिक्स देखो मैं बता देता हूं जो मेरे हिसाब से जरूरी हैं और उनको किस तरीके से पढ़ना है एग्जाम में। तो क्लाइमेट चेंज ओवरऑल थीमेटिकली देखो बहुत जरूरी चीज है, बट इसका जो एक स्पेसिफिक प्रभाव दे रखा है तो उसमें महिलाओं पर और रेफ्यूजी वाला जो इशू है, ये दो इशू आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये आपके ज्योग्राफी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एनवायरमेंट में भी पूछ सकते हैं, तो ये पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, पेपर 3 में भी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक थीमेटिकली इसके जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ये स्पेसिफिक है, ये फॉर्डर पॉइंट की तरह याद रखना, मतलब इसको एग्जाम्पल की तरह आपको कोट करना है। लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, क्या मेन इश्यूज हैं, ये आपका मेन टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। एयर पोल्यूशन ओवरऑल एक थीमेटिकली पढ़ना, मेन सोर्सेस में स्टबल बर्निंग को थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना, ये जो पूरा पराली जलाने वाला मुद्दा है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। थर्मल पावर प्लांट के लिए जो नए नॉर्म्स हैं वो देख लेना, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर वाले में अगर हम देखें तो वाटर वाले में आपका पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इन जनरल और कुछ जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे मरीन लिटर, प्लास्टिक पोल्यूशन जो समुद्रों में हो रहा है, या ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और जल जीवन मिशन अर्बन, ये 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली लैंड डिग्रेडेशन, वैसे तो पिछले साल आया था लेकिन वो इस साल भी आ सकता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके टॉपिक्स हम करेंगे।